रेगिस्तान की रेत से निकली एक ऐसी कौम जिसे दुनिया बद्दू के नाम से जानती है। सख्त हालात ने इन्हें खुद पर भरोसा करने वाला बनाया, सब्र करना सिखाया, कबीलों में बांधा और मेहमान नवाज बनाया। ये और इस जैसी खूबियां उनकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। इन्हीं बद्दुओं ने अपने हौसले और जज्बे से इस्लाम का पैगाम अरब की सरहदों से उठाकर आधी दुनिया तक पहुंचा दिया। रेगिस्तान के ये सवार सिर्फ रेत पर चलने वाले खाना बदोश नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिनकी ताकत ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। आज हम बद्दुओं के उन कल्चरल वैल्यूज की बात करेंगे जिसने बद्दू समाज को इस मकाम तक पहुंचाया। बद्दू समाज कुछ खास कल्चरल वैल्यूज पर टिका हुआ था जिन्होंने उनके पूरे कम्युनिटी लाइफ को डायरेक्शन दिया। मुश्किल रेगिस्तानी जिंदगी ने उन्हें न सिर्फ मजबूत और डिसिप्लिन बनाया, बल्कि ऐसे मोरल वैल्यूज भी दिए जिनका सम्मान पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा। उन वैल्यूज में से सबसे पहला है आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ रिलायंस। रेगिस्तान के मुश्किल हालात ने बद्दुओं को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनना सिखाया। रेगिस्तान में दूर दूर तक न तो कोई राजा था और न ही किसी बाहरी मदद की उम्मीद थी। इसलिए हर कबीले और हर खानदान को अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करनी पड़ती थी। मर्द और औरत मुश्किल हालात में अपने दम पर फैसले लेते और पानी, खाना और चारा जैसी ज़रूरी चीज़ें जुटाते। यही आत्मनिर्भरता उनके कल्चर की बुनियाद बन गई। बद्दू लोगों ने सादगी से जीना और लिमिटेड रिसोर्सेज में जीना सीख लिया। कुरान से पहले के अरबी आदर्शों में भी यही कहा गया था कि इंसान कम रिसोर्सेज में भी इज्जत और खुददारी बनाए रखे। इसी वजह से बद्दू फख्र से कहते थे कि वो थोड़े में भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। दूसरी खास चीज़ जो उनमें थी वो थी सब्र, यानी कि धैर्य और सहनशीलता। सब्र बद्दू लोगों के मिजाज की सबसे अहम पहचान थी। रेगिस्तान का सख्त और मुश्किल माहौल, तपती दोपहर, सर्द रातें, कभी पानी की कमी तो कभी खाने की कमी, ये सब बिना सब्र के सहना नामुमकिन था। बद्दू अपनी मुश्किलों को सब्र के साथ झेलने के लिए जाने जाते थे। लंबा और थका देने वाला सफर, सूखे की मार या महीनों तक एडवर्स कंडीशन में जीना, वो इन सब का सामना बिना हार माने करते थे। सब्र सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ में ही नहीं था, बल्कि उनकी कलेक्टिव लाइफ में भी सब्र दिखाई देता था। वो बदला लेने में जल्दबाजी नहीं करते थे, बल्कि सही वक्त का इंतजार करते थे। लंबा इंतजार और मेहनत के बाद मिलने वाली छोटी खुशी भी उनके दिल में जगह बना लेती थी। मुश्किल हालात को बर्दाश्त करना और हर चुनौती को अल्लाह का इम्तिहान समझकर एक्सेप्ट कर लेना बद्दुओं की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। तीसरी खास चीज़ जो बद्दुओं में थी वो थी उनकी ट्राइबल यूनिटी। इसके लिए उनके यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल होता था उसे कहते थे असबिया, यानी असबियत। असबिया एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब है ट्राइबल यूनिटी और भाईचारा। बद्दू समाज में इसका मतलब था कि अपने कबीले के लिए अटूट वफादारी और यूनिटी की स्पिरिट। हर बद्दू अपने कबीले को एक बड़े खानदान की तरह मानता था और कबीले के इज्जत की हिफाजत करना अपना सबसे बड़ा फर्ज समझता था। इसका सेंस ये था कि सब एक के लिए हैं और एक सबके लिए, यानी अगर कबीले के किसी एक मेंबर को नुकसान पहुंचता तो पूरा कबीला मिलकर उसकी हिफाजत करता या बदला लेता। यही एहसास आगे चलकर खून का बदला खून जैसे रिवाज की जड़ बना। असबिया का मतलब सिर्फ हिफाजत से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि बहादुरी या कोई फख्र का काम करना भी पूरे कबीले के इज्जत और वक़ार से जुड़ा हुआ था। ऐसे काम कबीले के कलेक्टिव असबिया का सबूत माने जाते थे। यहाँ ट्राइबल यूनिटी बद्दुओं की सबसे बड़ी ताकत थी। इसने उन्हें बाहरी खतरों के खिलाफ ऑर्गेनाइज रखा और मुश्किल वक्त में आपसी सपोर्ट और कलेक्टिव प्रोटेक्शन के रिवाज को मजबूत रखा। चौथी खास चीज जो बद्दुओं के अंदर मौजूद थी वो थी मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी बद्दुओं की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती थी। रेगिस्तान के मुश्किल हालात में गुजरते हुए मुसाफिरों के लिए एक बद्दू का टेंट किसी सहारे से कम नहीं होता था, जहां उन्हें खाना, पानी और हिफाजत मिल जाया करती थी। मेहमानों की इज्जत इतनी होती थी कि अगर दुश्मन भी पनाह या पानी मांगने आ जाता था तो पहले उसे मेहमान की तरफ पनाह दी जाती। यही वजह थी कि बद्दू अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरे अरब समाज में मशहूर थे।
इन 4 बड़ी खूबियों के अलावा इज्जत, बहादुरी, वादा निभाना और बड़े दिल का होना ये बद्दुओं के वैल्यूज का अहम हिस्सा था। बद्दू लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह उनके मुश्किल रेगिस्तानी माहौल के मुताबिक ढला हुआ था। उनका पहनावा, उनका खाना पीना, डेली लाइफ और सोशल कंडक्ट में सादगी और प्रैक्टिकलिटी दिखाई देती थी। बद्दुओं के कपड़े बहुत ही सिंपल, ढीले ढाले और मौसम के मुताबिक हुआ करते थे। बद्दू मर्द आमतौर पर लंबा और ढीला चोगा या कुर्ता पहनते थे, जिसे बिशदाशा या थोप कहा जाता था। ये ज्यादातर सफेद या हल्के रंग का होता था ताकि धूप में कम गर्मी लगे। सिर पर वो कपड़े का बड़ा रुमाल बांधते थे, जिसे कूफिया या शमला कहा जाता था। ये गर्दन और चेहरे को धूप और उड़ती रेत से बचाता था। इस रुमाल को सिर पर बांधे रखने के लिए वो काले रंग की ऊन या बाल से बनी रस्सी लगाते थे, जिसे इकाल कहा जाता था, ताकि तेज हवा में कपड़ा उड़ न जाए। अलग अलग कबीलों के पहनावे में थोड़ा बहुत फर्क होता था, जिनसे पहचाना जा सकता था कि कौन सा व्यक्ति किस कबीले का है। बद्दू औरतें आमतौर पर काले या गहरे नीले रंग का लंबा और ढीला गाउन पहनती थी, जो टखनों तक आता था। सिर पर वो काले कपड़े का मुलायम स्कार्फ लपेटती थी, जिसे मंदील कहा जाता था। कई बार उसके ऊपर एक रंगीन रेशमी रुमाल भी बांधती थी, जिसे हट्टा कहा जाता था। साउथ के कुछ कबीलों में वो सिर से लेकर पैरों तक ढकने वाला एक और लिबादा ओढ़ती थी, जो अबाया कहलाता था। ज्वेलरी का उन्हें शौक था, लेकिन जिंदगी में सादगी होने की वजह से ज्यादातर ज्वेलरी चांदी के या आम मेटल के होते थे। इस ज्वेलरी में कंगन, पैरों में पायल या कड़ी, उंगलियों में अंगूठियां या कानों में बालियां और कुछ जगहों पर नथ का भी चलन था। ज्यादातर जगहों पर औरतें चेहरा नहीं ढकती थी। आंखों में सूरमा लगाने का रिवाज भी था, जिससे खूबसूरती में निखार आ जाता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो बद्दुओं का पहनावा क्लाइमेट के मुताबिक और सादगी से भरा हुआ था। ये उनके कल्चरल पहचान को भी बताता था। बद्दुओं के बारे में फिलहाल इतना ही। हम अरबों के ऊपर अभी और भी वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी बात बतानी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कुछ पूछना है तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी बात और लोगों तक पहुंचे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। थैंक्स।